हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य की। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से काफ़ी सारी बातें थी जो कि लोकतंत्र के परिणाम से रिलेटेड थी, और यही हमारा चैप्टर भी है। मतलब चैप्टर का जो टाइटल है कि हमें लोकतंत्र के परिणाम के बारे में समझना है क्या कैसे है। ठीक है, तो हमने लोकतंत्र की जो भी जितनी भी उसके डिफिनेशंस होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले ही समझ चुके हैं। क्योंकि आपको यदि याद हो तो हमारा जो चैप्टर था यानी कि एनसीईआरटी क्लास 8 वो पूरा उसमें था। मतलब एक चैप्टर नहीं, उसके सारे चैप्टर लोकतंत्र से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब कोई लोकतंत्र में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसके परिणाम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र का सिर्फ मतलब है चुनाव कराना, या कि लोकतंत्र में सिर्फ मतलब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो सिर्फ पैसा ही है, या कि आर्थिक समृद्धि यानी कि हर एक तरीके से सबको। वहां पे ऐसा नहीं होता। हमारा इसके जस्ट पहले का टॉपिक यही था कि किस तरीके से गरीबों के बीच या अमीरों के बीच असमानता जो देखने को मिलती है वो कैसे है, और एक लोकतांत्रिक कंट्री में क्या होना चाहिए। तो इसमें हमने ये सारी बातें समझ चुके हैं कि वहाँ पे यदि हम देखते हैं तो सब इक्वल होना चाहिए। यानी कि ना तो कोई गरीब होना चाहिए ना अमीर होना चाहिए। हालांकि ऐसी इक्वलिटी हमें देखने को मिलती नहीं है, बट मतलब इसमें बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करने से तो ठीक है कि कुछ तो सुधार होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है वहाँ तो थोड़ी बहुत सुधार होगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो सामंजस्य है इनमें, यानी कि जो सामाजिक विविधताएं, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधताओं वाला देश है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम बात करें तो क्या है कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिक के लिए मददगार होती है। कि हम एक शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे से सबसे मिलजुल कर क्या करें, अपना जीवन यापन करें। तो क्या ऐसा संभव है? और उसके बाद क्या कहा गया है इसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। यानी हम क्या बात करें यहाँ पे, यदि कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित होगा या उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। यानी कि किसी तानाशाही वाले देश से या किसी राजशाही वाले देश से हम ये उम्मीद नहीं रह सकते कि वो हमें एक सद्भावपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि हम लोकतांत्रिक कंट्रियां जो होती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे भी है जिस भी देश में, तो वहाँ पे हम इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं कि सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध ये हमें कराएगी। राइट, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है हमारा कि हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों के आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। यानी कि आपको बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी यदि याद आ रही हो, तो हमने इसके पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है कि जब बेल्जियम जो था और जो श्रीलंका था, दोनों में ही पब्लिक में असंतोष था। ठीक है, दोनों का ही मुद्दा था लैंग्वेज को लेकर कि हमें भी, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है उन्हें भी तो उस देश में रह रहे हैं तो उतना तो राइट होना चाहिए, लेकिन नहीं था। तो बेल्जियम ने क्या किया कि चल भाई थोड़ा तू ले ले थोड़ा हम ले लेते, यानी कि जो वहाँ पे शासन कर रहे थे बहुसंख्यक लोग, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम व्यवस्था अपनाते हैं, थोड़ा सा तुम्हें दे देते हैं थोड़ा सा हम ले लेते हैं। यानी कि ना तो हमारी सत्ता जाएगी और ना ही तुम हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे, क्योंकि हमने तुम्हें थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें चाहिए था हमने दे दिया। लेकिन श्रीलंका में यही बात नहीं मानते हैं, और जब नहीं मानते तो आपको पता है कि बहुत बड़ा गृह युद्ध होता है श्रीलंका में, बहुत सब कुछ विनाश होता है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि युद्ध का परिणाम विनाश ही होता है। भले ही दोनों पार्टी यदि विजयी भी होती है उसका भी विनाश है, जो नहीं विजय जो हारता है उसका भी विनाश तो होता ही है।
तो इसमें ये मतलब दोनों से आपको सबक मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि उन दोनों में क्या था। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। यानी कि बहुसंख्यक जो कि वहाँ के फ्रेंच, डच जो भी बोलने वाले थे, उन सब में क्या किया, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी लाई और वहाँ से काम बन गया। यानी कि कोई भी भाई हमारी डिमांड है आपसे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उससे आपका थोड़ा-सा यदि आप हमें दे देते हो तो आपका थोड़ा-सा ही नुकसान होता है, लेकिन आप हमें नहीं देते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो आपकी बुद्धिमत्ता तो यही है कि आप हमें उसमें से अपना थोड़ा-सा दे दो, तो उसमें से ना तो आपका लॉस होगा और जितना होगा उसकी भरपाई भी की जा सकती है, जो यदि आप दे देते हो। और यदि नहीं देते हो तो आप सत्ता से भी जाओगे, यानी कि आपका यहाँ पे यदि फिर वो हम आपसे कुछ माँगे, आपने हमें नहीं दिया, तब तो हम विद्रोह पे उतारू होंगे, और जब हम विद्रोह पे उतारू होंगे तो हमारा तो भैया नाश होगा ही तो होगा, लेकिन आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सीधा सा फंडा है और यही पब्लिक करती है। श्रीलंका में बिल्कुल सेम यही हुआ था, और बेल्जियम वाले समझदार थे, समझ गए। और समय, वो कहते हैं ना, समय और समझ एक साथ कभी किसी को नहीं आती है, और जिसको भी आती है वो बहुत लकी होता है कि जब समय रहता है तब हमारे पास समझ नहीं रहती, और जब समझ रहती है तब हमारे पास समय निकल चुका होता है। किसी ने हमें गाली देके चला गया, अब हम कुछ उसको बोलने के था, अब वो बोल ही नहीं पा रहे, बाद में लगता है, बाद में हमारे पास बहुत सारी बुद्धियाँ आती हैं, मैं उसको ऐसा बोलता, ऐसा बोलता, ऐसा बोलता, अब वो तो निकल गया। अब हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ आ गई, लेकिन अब हमारे पास तो वो समय निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। यानी कि इससे क्या होता है कि जो भी टकराव वगैरह होते, बेल्जियम में जो किया गया तो वहाँ पे हिंसा वगैरह का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वहाँ पे सीधे तौर से उन्होंने शांतिपूर्वक समस्या को सुलझा लिया। तो यहाँ यदि हम ऐसी व्यवस्थाएं अपनाते हैं तो इसमें से प्रॉब्लम्स जो है, मतलब युद्ध वगैरह की आशंका जो भी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। यानी कि कोई भी समाज हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें से भी किसी न किसी की इच्छाओं को, तो थोड़ा बहुत उसकी इच्छाओं में कमी रह ही जाएगी। हम बहुत अच्छा सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसकी इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती, हम उसके लिए कुछ कितना भी कर लें उसे कम ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि मतलब कितना भी हो जाए, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरीके से इसे खत्म कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असमानता रहती है, बट थोड़ा बहुत चलता है, पूरा रहे इतना नहीं चलता है। और क्या होता है, पर हम इन अंतरों पर और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं, और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र अच्छा है। यानी कि बातचीत के द्वारा हम यदि किसी में थोड़ा बहुत भी जो भी मतलब कमियां हैं, तो उन्हें हम दूर करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। जो उनकी डिमांड है, यदि हम कर सकते हैं तो उनसे बहुत ही प्यार से, अच्छे तरीके से, जरूरी नहीं कि हर काम युद्ध करने से ही होता है, हर काम आंदोलन करने से ही होता है, ऐसा भी नहीं है। हम किसी को भी प्यार से भी समझा सकते हैं, और किसी को हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसे भी अच्छा लगे, कोई कितना भी खतरनाक इंसान हो। और यदि हम उससे बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, तो ऑब्वियस है कि जब हम अच्छे से पेश आएंगे तो कोई इतना भी पागल नहीं होता कि हमें क्या करेगा वो। कुछ अब बात को छोड़ दीजिए कि जिसका ये वही बन गया टारगेट, ही है कि कोई भी कितना भी करे हम उससे बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे ही नहीं, तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई कितना भी खतरनाक आपसे कोई बता रहा है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, ठीक है, लेकिन आप जाओ उससे प्यार से 2 मिनट बात करोगे, तो वो आपसे, यकीन मानिए, आपको गाली देके वो बात नहीं करेगा, आपसे भी वो रिस्पेक्टली बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से। जिस तरीके से आप उसे इज्जत देंगे, उसी तरीके से आपको भी वो इज्जत देने की कोशिश करेगा। और यदि एक बार में नहीं करता, वो अपने आप में घुट घुट के मर जाएगा कि वो बंदा इतना अच्छा था कि मैंने उसे इतनी गालियां दी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला, मैं कहाँ पे हूँ।
वो आपकी अच्छाई को देख के ना खुद को सुधारने की कोशिश करेगा। और पता चला कि उसने भी हमें कहा, जो भी कहा हमने भी उसे कहा, काम खत्म। उसमें हम में कोई फ़र्क नहीं, हम भले ही बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उसमें और हम में कोई भी फ़र्क नहीं रह गया। और ये लोकतांत्रिक कंट्री में क्या होता है, जो भी शासन व्यवस्था है, यदि पब्लिक में असंतोष है, अल्पसंख्यक पब्लिक है, जो भी एससी एसटी के मतलब जो भी हम बात करते हैं हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनसे आप बातचीत करो, उनसे अच्छे तरीके से उनकी बातें सुनो, क्योंकि आप इसीलिए बैठे ही हो यहाँ, ठीक है। यदि अल्पसंख्यक को हम दरकिनार करते हैं, तो उनके भी कुछ वोट इनको मिले होते हैं, तो इन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बात होती है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने देखा कि आपको, चाहे आप प्यार से करो या नफरत से मानो, आपको बातें माननी होगी, बातें करनी होगी हमसे, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हो। लेकिन गैर लोकतांत्रिक कंट्रियां जो होती हैं या जहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती। आंखें फेर लेने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि आप में और किसी एक और इंसान में क्या हो रहा, लड़ाई हो रही, ठीक है। वहां पे हम आपके बहुत अच्छे खासे मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या किए, जब हमने देखा कि दोनों भिड़ रहे हैं, मैंने कहा चलो मरो, जो भी हो रहा करो अपने मन का, हम तो चल दिए साइड हो गए। जबकि वहां पे यदि हम बोल देते तो आप दोनों का झगड़ा बंद हो सकता था। लेकिन हमने क्या किया कि तुम्हें जो करना करो भैया, हम नहीं पढ़ने वाले इस झमेले में। और वहां से हमने साइड कट लिया। और उसी में क्या हुआ कि इसी तरीके से हमारी गैर लोकतांत्रिक कंट्रियां करती है कि तुम आपस में लड़ो मरो भिड़ो कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ना तो तुम हमारे पास आ सकते हो, किसने हमारे साथ ऐसा किया, ना तुम्हारे पास कोई राइट्स है कि तुम इसका, हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब जब भी हमें कोई हुआ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आई, हमने सीधे आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल 14 के तहत हमें ऐसा ऐसा किया गया, या आर्टिकल 15 के तहत हमें ये नहीं दिया गया, और सीधे से हमने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है। जितने भी है हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब जहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्री है नहीं, जहाँ पे आर्टिकल है नहीं, फंडामेंटल राइट है नहीं, वहां पे हम क्या आधार लेके जाएंगे, किसके पास जाएंगे। पता चला हम गए तानाशाह जहाँ पे व्यवस्था है, और जाके वहां पे कहते हैं कि इसने हमारे साथ किया। अब पता चलो वो उसका आदमी निकला, वो उसने कहा चलो इसको ही उल्टा लटका दो, इसका कोई पता ही नहीं पाएगा ये कहाँ गया। तो वहां पे सीधा सा है कि आप अंदरूनी समस्या कुछ भी हो, बाहर की तो छोड़िए, अंदर की, अपने ही स्टेट की, अपने ही देश की जो भी समस्याएं हैं, वहां पे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई भी जो शासन कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है आपकी समस्याओं से, आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, कोई भी उसे परवाह नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक कंट्री में यदि शासन व्यवस्था ऐसी करती है, तो उसे सत्ता गंवानी होगी। यदि ऐसा उसने कदम उठाया कि किसी से हमको कोई मतलब नहीं, जो जैसा कर रहा करने दो, तो फिर समझ लीजिए कि उसका तो पत्ता गुल होने वाला है। और इसीलिए वो लोग करते हैं, और करते हैं मतलब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। यानी कि इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी बता दी गई कि बहुत अच्छा गुण है ये, कि जहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्रियाँ कुछ गैर लोकतांत्रिक कंट्रियाँ कुछ नहीं कर रही पब्लिक के लिए, वहाँ पे यदि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि समस्याओं को या किसी के बीच में मतभेद है, उन सब के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है। सबके लिए हमें आर्टिकल दिए गए संविधान में, ठीक है। हम वहाँ पे जाके न्याय ले सकते हैं। यदि कोई नहीं देता तो हम जबरदस्ती भी ले सकते हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं और हमें इतना राइट मिला हुआ है। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत अच्छा खासा गुण भी है, ठीक है। और क्या होता है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। अब इन्हें भी ऐसा नहीं हर काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका में भी हमने देखा था जो घटनाएं हुई थी, इनमें से क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे कि एक गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। यानी कि बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ
काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती है। यानी कि इसमें सीधे तौर पे क्या कहा गया है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। यानी कि हमने संसद में कोई बिल लाया, बहुमत आया, हम क्या करें, सीधे के सीधे पास कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें सीधे तौर पे बताया गया कि आपको अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना होगा, वो क्या चाहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्या चाहते हैं। जिसका पेट भरा हुआ है, हमें उसको जबरदस्ती ठोस ठोस के नहीं खिलाना है। जो खाली जिसका पेट है, जो भूख से तड़फ रहा है, उससे हमें खाना देना है। और जब उसे खाना देना है तो हमें उसकी पसंद देखना होगा। खैर, जो भूखा मर रहा है उसकी पसंद ही कोई नहीं होती है, जो भी मिले वो खा लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी भूखा है ना, हमें उसकी पसंद देखनी होगी कि भैया इसे क्या चाहिए, क्या दूं मैं कि इसका पेट भर जाए। ना कि जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है हम उसके लिए करें कि तुम्हें क्या दे और इसका पेट भर जाए। और उसे तो कुछ पसंद आने वाला नहीं है, कितना भी आप अच्छा कर लो, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है ना। रियल में नीड किसकी है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सरकार को हाशिए पे खड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, महिलाओं की मदद करनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए मदद करनी चाहिए। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो रियल में उनकी नीड है उन्हें, कि वो गवर्नमेंट ऐसा करे, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं। और जो तो ऑलरेडी आगे हैं, उन्हें हम आगे बढ़ा के क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी आगे हैं। लेकिन जो पीछे हैं, बढ़ाना तो हमें उन्हें है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि बहुमत से कोई भी काम किया जाए, ये यहाँ पे कोई भी इसकी वो नहीं है कि आप बहुमत से काम करो तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत अच्छा गुण होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि बहुमत नहीं, जो अल्पमत है, हमें उनकी भी सोच विचारधारा जो भी है उसे समझना होगा, सुनना होगा, ध्यान देना होगा कि ये क्या चाहते हैं। और उसके बाद फिर हमें ना तो बहुमत का हो ना अल्पमत का, यानी कि दोनों का इक्वल हो, और उस हिसाब से हमें कानून बनाना चाहिए, फैसले लेने चाहिए, और उस हिसाब से पूरा काम हमें करना चाहिए। इसमें ये बात बताई गई कि दो बातें गौर करने योग्य है, वो ये है, ठीक है। तो पहली बात हमने देखा। अब दूसरी बात हमारी आती है कि यह भी समझना जरूरी होता है इसमें कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। अब यहाँ पे बहुमत का शासन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है कि अर्थ इसका जो बहुमत का शासन है, तो धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर, नस्ल का मतलब लिंग जो होता है, स्त्री पुरुष या महिला पुरुष, और धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाषाई, यानी कि अलग अलग भाषा भाषी के लोग होते हैं, और के आधार पर क्या होगा कि बहुसंख्यक यहाँ पे समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले का चुनाव, यानी कि इसमें क्या है कि हर फैसले का जो चुनाव हो, तो चुनाव में इसमें क्या होना चाहिए, हमारा अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यानी कि किसी न किसी नागरिक को क्या होता है कि बहुमत में बनने का हिस्सा मिलता है, तभी तो हम कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक कंट्री है। और अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। यानी कि अगर किसी को जन्म के आधार पर रोका जाता है या धर्म के आधार पर, हालांकि इसमें जन्म ही लिखा है, तो आप इसको ही ध्यान दीजिएगा, अपने से ऐड करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा हम कहेंगे कि ये अच्छे तरीके से उसका न्याय नहीं कर रही उस व्यक्ति के साथ। तो अब जन्म के आधार पर कई तरीके से हो सकता है कि उसमें लिंग में भी भेदभाव कर दिया जाए, या तो जाति में भी, या तो कुछ ऐसे कर दिया जाए कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, नागरिकता ही खत्म कर दी जाए कि जन्म कहीं और हुआ या कि यहाँ रह रहे हो। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, और उसमें से इनको क्या किया जा सकता है, यदि कोई ऐसा करता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो उचित ढंग से उसका पालन नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा तो फिर
हमें दूसरे कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसमें बताया गया कि यदि बेहतर तरीके से चलाना है तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी होगी। देन उसके बाद अब हमारा आता है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। अब नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की हम बात करते हैं तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल सॉरी हाँ फंडामेंटल राइट ही है। इसमें क्या है आर्टिकल हमारा जो है 21 वो हमें क्या बताता है दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। कैसा है ये हमारा दैहिक और दैविक रूप से यानी कि शारीरिक और दैवीय रूप से हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे ही जीवन जीने का नहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने का। उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं ना उन हर एक वर्ड का मतलब होता है। तो एक भी वर्ड हमें छोड़ना नहीं है। और जिसको भी अभी तक ये ना पता रहा हो आप अपनी नोट्स में इसे लिख लीजिए आर्टिकल 21 ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसमें क्या बातें कही गई हैं तो यहाँ पे दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसमें बताया गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आता है व्यक्ति की गरिमा और सॉरी पहले एक आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दूं। अब इसमें आपको ये बताना है कि मैंने आर्टिकल 21 तो बता दिया है। अब आपको बताना क्या है कि ये किस उसमें आता है यानी कि हमारे 6 अधिकार है ना 6 अधिकारों में से ये हमारा आर्टिकल 21 जो है वो किस अधिकार में आता है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से किस में ये हमारा आर्टिकल क्या आता है 21 जो दैहिक और दैविक रूप से आता है। ठीक है। और उसका आर्टिकल की भी बताना कि कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 है उसी तरीके से इसको भी बताना है कि किसमें आता है और उसमें वो कितने आर्टिकल हैं। जो हमारा वो राइट होगा उसमें कितने आर्टिकल है। अब आगे इसमें आते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। यहाँ पे लोकतांत्रिक कोई शक नहीं है कि इसमें हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जीवन जीने का वो भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इसमें बताया गया कि काफ़ी आगे है ये। और क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं। अवसर टकराव तभी पैदा होते हैं यानी कि सॉरी अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। यानी कि अब इसमें क्या है कि टकराव कब होता है जब हमें ये लगता है कि हमारा उचित सम्मान नहीं हो रहा है। सपोज आप भी स्कूल में पढ़ रहे हो हम भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में है उसी क्लास में है लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है और हमें नहीं मिल रही। हमारे अंदर क्या होगा कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ना वो जलन की भावना आने लगेगी। टकराव की स्थिति बनने लगेगी। हम दोनों में मतभेद होने लगेगा कि आप में सपोज मान के चलिए हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं लेकिन इज्जत आपको मिलती है मेरे को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूंगी तो कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है ना कि आपके प्रति ईर्ष्या हमारी बढ़ने लगेगी। दोस्ती तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो हमें भी चाहिए था बट हमें नहीं मिल रहा। हम भी उसके हकदार थे लेकिन मिल तो आपको रहा। और जब आपको मिल रहा तो ऑब्वियस है कि मेरे मन में तो भैया तर्क नहीं है कि इससे मिल रहा जबकि हम में कोई कमी नहीं है फिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे वही बात होती है कि इसमें सीधे तौर पे बताया गया है कि जब क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। हम अपने से बड़ों से सम्मान ना पाए चलेगा लेकिन अपने साथ के जो लोग होते हैं उनसे हमें सम्मान पाने की बिल्कुल इच्छा होती है और हमें नहीं आप सभी को होती है कि हम एक सम्मानित जीवन जिए। और उसके बाद यदि नहीं मिलता तो अब जो भी आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि इसको इस प्रॉब्लम्स को फेस किए होंगे एंड वो बखूबी जानते होंगे कि कितना बुरा लगता है उस टाइम पे जब आपके फ्रेंड की बहुत ज़्यादा तारीफ होती बहुत इज्जत होती बहुत रिस्पेक्ट होती है। आप में कोई कमी नहीं कोई भी कमी नहीं है। आप उससे एक गुना आगे हो फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। और उसमें से थोड़ा बहुत कमी हो सकती है कि आपका फ्रेंड किसी उच्च वर्ग से आता होगा आप किसी निम्न वर्ग से आते होंगे और आपको नहीं मिल रहा। और वहाँ पे फिर आप देखिए कि आपकी हालत क्या होती है। सिर्फ इसलिए बस आप अपने आप को कोसते हैं कि सिर्फ इसलिए मुझे इज्जत नहीं मिली क्योंकि मैं निम्न वर्ग का था या उसे इज्जत मिली क्योंकि वो उच्च वर्ग का था। और ये सच्चाई है यार हमारे देश में कुछ ऐसा ही चलता है। ठीक है। और आप में से कई सारे बिल्कुल यार प्रैक्टिकली रहा करो आप लोग तार्किक।
हम अपने ही लाइफ में सब कुछ सीख सकते हैं। हम देखते हैं अपने इर्द-गिर्द, यदि आप लोग स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, कि घर से बाहर निकले होंगे, तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ आती हैं। और हमेशा फ्रेंड बनाया करो। मैंने कई सारे लोगों को देखा, वो बोलते हैं हम फ्रेंड तो सिर्फ़ अपने ही कास्ट वालों को बनाते हैं। अरे कास्ट क्या होता है? कभी दूसरों को भी बना के देखो, कितना मज़ा आता है। सबसे फ्रेंडशिप रखो आप। अब हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी कास्ट नहीं देखते हैं। हम एक हिंदू से भी दोस्ती कर सकते हैं, हम एक मुस्लिम से भी दोस्ती कर सकते हैं, हम एक जो भी निम्न वर्ग के होंगे उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं, जो उच्च वर्ग के होंगे उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं, और करना भी चाहिए हमें। तभी तो हमें सच्चाई पता चलती है देश की, कि है क्या चीज़ आखिर यहाँ पे। लोगों की मेंटेलिटी पता चलती है हमें, कि रियल में लोग सोचते क्या है। घर के अंदर बैठ के किताबें पढ़ के हमें कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। अब किताबों में हम पढ़ते हैं, किताबों में आप में से जो किसान के घर के होंगे, तो वो जानते होंगे कि गेहूँ का पौधा कैसे होता है, धान का पौधा कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन अब जो नहीं है किसान के घर से, जो अब हमेशा सिटी में ही पैदा हुए हैं, वहीं रह रहे, खेत तो नाम मात्र का देखे ही नहीं, अपनी छत की ज़मीन देख ले रहे हैं, उतनी बहुत है। अब वहाँ पे क्या होगा, वो तो किताबों में पढ़ रहे हैं गेहूँ ऐसा होता है, अच्छा गेहूँ ऐसा होता है। अब उनको पता नहीं है कि गेहूँ कैसा होता है, गेहूँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस टाइम में बोया जाता है, इस टाइम में काटा काटा जाता है। अब रियल में यदि उनके सामने गेहूँ का पौधा ला के रख दिया जाए, उन्हें पता ही नहीं है गेहूँ है कि क्या, धान है कि गेहूँ है। तो ऐसी तो सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। इसलिए सारी चीज़ें, इसमें हम लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं, और हमें घर में अंदर बैठ के कोई चीज़ें पता नहीं चलती है। किताब पढ़ के ना, हम किताबी ज्ञान वाले ना भूकिस नहीं बन सकते हैं। क्योंकि इसमें से जितना आप प्रैक्टिकली करोगे, कहीं घूमने जाते हो, हम ज्योग्राफी हमारा तो ऐसे ही ऑलरेडी कंप्लीट हो जानी है। हमने कहीं, आप अपने ही एरिया के कई सारे प्लेस में घूमने गए, वहां से देखा कि अच्छा यहाँ पे ये चीजें हैं। सपोज आप आगरा जाते हो, आगरा की सारी चीजें देखते हो, या कोई भी सांची स्तूप आता है, वहां पे अशोक स्तंभ की बात की जाती है, तो आपको कोई ना पढ़ाए, कोई भी टीचर ना पढ़ाए, आप सांची स्तूप का पूरा मंदिर, जो उसका भवन बना हुआ है, उसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो आप। जो भी उसकी संरचना, बहुत बेहतर तरीके से आप देख लो, कि ऊपर कैसे कैसे आकार बना, नीचे कैसे कैसे है, पत्थर से है। कहीं भी ना पढ़ो यार, कहीं भी ना पढ़ो। बहुत इजीली आपका एग्जाम निकलने वाला, पूछेगा कोई, आप तुरंत बताओगे फटाक से कि हाँ, यहाँ यहाँ ये चीजें हैं। हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन हम वहां जाके देखे, और हमें पता चले कि अच्छा ऐसा ऐसा है कुछ। तो वहां पे कुछ आने जाने से भी हमारी चीजें, यदि हम गेन करना चाहे तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज किताब में ही मिलती है। हाँ, थोड़ा सा आप किताब में पढ़ लो। पढ़ना चाहिए किताबें, मैं नहीं कहती पढ़ना नहीं चाहिए, बस मैं ये कहती हूँ कि जो भी एकदम से बुकिश हो ना, बुकिश मत बनना कभी। क्योंकि बुकिश वाले कुछ नहीं जानते, सच्चाई है कि कुछ नहीं जानते वो। किताबों का ज्ञान बहुत है उनके पास, लेकिन प्रैक्टिकली सामने रख दो तो कुछ नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है ये क्या चीजें हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से लाइफ एंजॉय करते हुए सारी चीज़ें करनी है। और ये लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं, तो इससे अच्छा तो अवसर हमें मिल नहीं सकता है। और उसके बाद अब आते हैं सम्मान में। तो सम्मान तो खैर, किसी को अपने सम्मान में ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों को भी सम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, आगे बढ़ती हूँ अब। तो यहाँ पे क्या होता है, कि अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि गरिमा और आज़ादी की चाह को लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर में क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, इसको मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर, अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। यानी कि हम अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अमेरिका में भी होगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सपोज मान के चलिए कि मैं अपने घर में अपने लोगों को कुछ अलग तरीके से, हमारे घर वाले लोगों की अलग तरीके से डिमांड है, और यदि हम उसको पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमें घर में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, हमें इस घर में रहना चाहिए। और आपके घर वालों को कुछ दूसरी डिमांड होगी, और आपके घर वालों को, आप वो फुलफिल करते हो, तो वहां से उनकी जो भी होगी चाहत होगी और बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि हमारे घर वालों की जो डिमांड थी वो आपके घर वालों की भी हो। आप कुछ और चाहते हो, हमारे यहाँ वाले कुछ और चाहते हैं। बस इतना है कि जो वो चाहते हैं उनकी डिमांड हम फुलफिल करें। क्या चाहते हैं डजेंट मैटर।
बट जो चाहते हैं उनको मिले, वही हम क्या करेंगे कि यदि ऐसा करते हैं, कोई भी सरकार करती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक खुश है। अब ये मायने नहीं रखता कि उस पब्लिक को आपने क्या दिया या उन्हें क्या चाहिए था या हमने क्या दिया। अब यहाँ पे यदि बात की जाए कि इंडिया के पब्लिक को कुछ और चाहिए और अमेरिका के पब्लिक को कुछ और चाहिए, लेकिन शर्त रख दी जाए कि भैया जो अमेरिका में हो रहा है यहाँ पे भी करो। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं, अब क्या करें कि ये पूरा अमेरिका वाला सिस्टम अपना के हमें करने लगे, उस तरीके से देने लगे, क्योंकि इन्हें वादा कर दिया जाए तो क्या होगा। हमें वो नहीं चाहिए, वो दे रहे हैं तो क्या मतलब फालतू का। वही जो मैंने बताया ना कि एक मेरा पेट भरा हुआ आप खाना दोगे तो मुझे तो वो कतई अच्छा नहीं लगने वाला। हम चार नुक्स निकालेंगे उसमें, किसमें नमक कम है, हल्दी ज्यादा है, मिर्च कम है, तो इस तरीके से। लेकिन जिसको रियल में नीड है उसकी, जिसको भूख है, वो तो नहीं कहेगा। तो हमारे देश की ज़रूरत जो है हम उस हिसाब से करें, अलग कर जो दूसरे कंट्रियों की जो ज़रूरत है वो उस हिसाब से करें। हाँ, बस उनकी डिमांड फुलफिल करें, बस इसमें इतना समझिए आप। और वही यदि करते हैं, वही एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर क्या होता है कि जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यानी कि उनके लिए यह क्या बात की गई है कि एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं जो गुलामी झेल के आए हैं। हम लोगों ने गुलामी नहीं झेली है, हमारे पूर्वज गुलामी झेले हैं, और उन्हें उसका दर्द आज भी, उन्हें यदि कोई पैदा हो जाए और देखे ना, तो उनका दर्द आज भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वो यहाँ भी आके ना उन्हें वही दिखेगा पहले वाला ही कि ऐसा चल रहा, हम ऐसे ही थे, अब उसके आगे बढ़ने वाले नहीं। हम अभी पढ़ रहे हैं, हम उसको रियल में महसूस नहीं किए हैं कि रियल में गुलामी कैसे थी, लोगों को कैसे गुलाम बनाया गया था। हम गुलामी वर्ड जानते हैं, हम गुलाम नहीं बने हैं। और जो भी किसी का गुलाम बनता है, तो फिर आपको पता है कि किस तरीके से आप कभी कभी बोल देते ना, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो मेरे को हर वक्त बोलते रहते हो ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो। क्योंकि अब हमारे पास फंडामेंटल राइट है, इसलिए बोल पा रहे हैं। पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं था, हम गुलाम थे। और जब गुलाम थे तो कोई बोलता था तो हमारे पास बोलने का भी मुंह तो था, बट बोलने के लिए नहीं था। गुलाम मतलब हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे, बोले यानी कि जीभ भी कटनी है। और यही सारी चीजें होती थी। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब आसान नहीं होगा कि वो लोग इतना जल्दी मान लें कि हम सभी लोग बराबर हैं। और यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं। और अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। हमेशा आप, अब तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा, आपकी जो थिंकिंग है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई होगी। बस आप अपने इंडिया में नहीं घुसे हुए होंगे, किताब में ही पढ़ रहे हैं, बट हम बहुत बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। कि हर हर एक देश में, यहाँ अभी तक हमने पढ़ा तो प्रॉपर इंडिया के लिए कुछ भी नहीं देखा हमने। हाँ, थोड़ा सा राजनीति से रिलेटेड प्रॉपर इंडिया के बारे में देखा, लेकिन पूरा वर्ल्ड का ही पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो हमारे देश में ही नहीं, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे पुरुष की प्रधानता चलती है, आज भी चलती है। बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं, और कहीं कहीं तो महिलाओं की स्थिति आज भी इतनी बदतर है कि कुछ आप मतलब वहाँ की स्थितियों के बारे में आप यदि थोड़ा सा सुन भी लेते हो तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज भी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मैं 2021 तक की बात कर रही हूँ। आज 3 फरवरी 2021 है। आज तक की मैं बात कर रही हूँ कि आज भी सिचुएशन कहीं न कहीं ऐसी बनी हुई कई सारे देशों में कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ दुश्वार है। हमारे इंडिया में तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। काफ़ी स्थितियाँ बेटर हो चुकी हैं। हाँ, होंगी वहाँ भी, लेकिन वो होता है ना कि पहले हमें भी नहीं पता था। हमें नहीं पता था ना कि जो फ्रांस की क्रांति हुई, जो पुनर्जागरण आया, जो इंग्लैंड की क्रांति होती है, तो उनमें क्या हुआ था, जागरूकता ही तो हुई थी। पहले एक इंसान ने कदम उठाया, और जब वो विजयी हुआ उनमें, तो पहले तो वो लोग बताते थे कि हम ही तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे गॉड है, अल्लाह है, जो भी है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, जब थोड़ा बहुत उनकी सभ्यताएं विकसित होने लगी, थोड़ा बहुत वो किताबी ज्ञान जानने लगे, पढ़ने लिखने लगे, तब उन्हें पता चला कि यार ऐसा तो नहीं है।
मतलब वहाँ हमने इतिहास पढ़ा, उसमें उस देश वालों ने तो इनको भगा दिया, इनको पराजित कर दिया। काहे कि भगवान भगवान है तो अपनी रक्षा करें। और फिर इन्होंने भी विद्रोह किया, अपने हक के लिए लड़ा, और धीरे धीरे आज स्थिति यहाँ तक पहुंच आई है कि हम अधिकार की बात करने लगे। ये अधिकार वर्ड वर्ड कोई नहीं था, अधिकार यहाँ भगवान थे, भगवान के अलावा प्रजा थी, उनकी जनता थी, कोई भगवान नहीं था। वो मानते थे कि हम भगवान हैं, मतलब मनवाते थे, जबरदस्ती का मनवाते थे कि हम ही भगवान हैं। अब किसी ने तो अल्लाह को, गॉड को देखा नहीं था कि भगवान कैसे होते हैं। और जब कैसे होते, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जो भी होती है वो किस तरीके से होती हैं। पुनर्जागरण आया, उसका रीजन क्या था? क्योंकि उन्हें पिछली घटनाएं पता चलती कि हाँ, वहां पे हमारे देश में भी अंग्रेजों के विरुद्ध जब कदम उठाए गए थे, तो इन्होंने भी देखा था कि अमेरिका में अंग्रेजों को भगा दिया गया। यानी कि जब अंग्रेजों, इतना तो नहीं है कि अंग्रेज से हम जीत नहीं सकते, जब उस कंट्री वाले जीत सकते तो हम भी जीत सकते हैं। मतलब जनता इकट्ठा हो जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, और तभी फिर कदम उठाएगा। वरना आज को तो हम लोग भी गुलाम होते, और हमारी कहीं सिचुएशन कुछ और होती। यूपीएससी वगैरह तो हम सोचते नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल क्या होता है कि एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है, ना नैतिक रूप से। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे अलोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब हम बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने हक के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सब कुछ है, लड़ने का अधिकार है हक के लिए। लेकिन गैर लोकतांत्रिक कंट्री में ऐसा आज भी नहीं है, और इसमें ना तो वैधानिक रूप से उन्हें मान्य है और ना नैतिक रूप से उसमें देखा जाता है। और यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान, ये जो जाति वाला है ना, सबसे सबसे ज्यादा भारत में है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जाति वाला कि कहाँ है, तो हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है। क्योंकि जाति का मतलब भारत में ऐसा हो गया है कि सबसे पहले इधर आप और ये सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है, जब शादी वगैरह होती है, अरे किस कास्ट के हो, मतलब कास्ट यदि चेंज हुआ, लड़के लड़की में बहुत प्यार है, सब कुछ है, कोई नहीं, हमको तो करना अपने कास्ट में करना, वो भी हाई अच्छे वाले में। हम बिल्कुल घटिया में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कास्ट है। और कास्ट यानी कि यार आप देखोगे कभी अपने यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैं तो कहूँगी उससे भी अच्छी बात है। ठीक है लेकिन आप लोग अपने जो पेरेंट्स हैं, बब्बा जी वगैरह होंगे, उनसे पूछिएगा जातियाँ, अपने ही कास्ट के बारे में पूछिएगा, और देखिएगा कितने अंदर तक, यानी वो बताएंगे कि बेटा हम अच्छी क्वालिटी के हैं या निम्न क्वालिटी के हैं। अभी हमारे ही कास्ट में कुछ और होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं या निम्न वाले होते हैं, फिर ये वाले होते हैं, फिर ये गोत्र होता है, फिर ये वंश होता है, फिर ये समाज होता है, फिर ये जाति होती है। मतलब कितना सब कुछ, एक हिंदू धर्म के तो पहले हैं, उसके बाद जाति के अंदर, जाति के अंदर, जाति के अंदर जो भी घुसा रहता है, फिर उसमें जाके जांच पड़ताल करके किस उसमें से हो, और फिर जाके सारी चीजें एक निकलता है कि हाँ अब ये हमारे लेवल का है। जरा आप लोग आज ही पूछिएगा और वहां पे देखिएगा कि कितना है, कितना सिस्टम यहाँ में बेकार है। मैं नहीं कहती कि आप लोग अपनी जाति वगैरह मत मानिए, लेकिन इतना भी मत मानिए जितना कि अब वहां पे आप थोड़ा सा, आज आप लोगों का ये होमवर्क है मेरी तरफ से, आप लोग पूछेंगे, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछेंगे हम किस कास्ट के हैं, किस गोत्र के हैं, अभी हमारे जातियों में और कौन अच्छे वाले होते हैं, कौन निम्न वाले होते हैं, कौन। हम लिखते क्या लिखते हैं, पांडे, पयासी। अभी हम हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, हम एक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम पांडे लिखेंगे, पयासी लिखेंगे, जो भी और भी जाति होती। अब उनमें से भी देखिए कुछ अच्छे वाले होंगे, कुछ गंदे वाले होंगे, गंदे गंदे मतलब कि कुछ उनसे थोड़ा कम वाले होंगे।
ऐसा माना जाता है, कम होते नहीं हैं, ठीक है। और आपके ये अच्छे तरीके से, खैर मुझे भी उतना क्लियरिटी नहीं है, आप थोड़ा अपने बब्बा से पूछिएगा या पापा से, वही बताएंगे आपको सारी चीज़ें। और आप देखना कि आपके जाति में ही कितने सारे लोग अभी हैं, जो कि कोई आपसे ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। तो उसमें से आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे देश में क्या सिचुएशन है। और हर एक देश को हम सब कुछ है, महिलाओं में भेदभाव है, रंग में भेदभाव है, लेकिन जाति का भेदभाव हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। आज लड़ाई आए दिन होती है सिर्फ जाति में। और टीवी न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं धर्म जाति में, वो भी घुले मिले रहते हैं। और उसके बाद अब यूपी में तो लफ्ज़ याद आ ही गया है, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। अब हमारे इसमें क्या होता है कि जातियों के लोगों को समान दर्जे पर समान अवसर के दावे को बल दिया गया है। और आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः क्या होता है कि इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीद की किसी भी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार, यानी कि लोकतंत्र से जो हमारी उम्मीदें रहती है, आशा रहती है, आधार भी बनाया जा सकता है। और लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच से पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। और लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाएं का पुलिंदा खोल देते हैं। इसके यानी कि यहाँ पे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वही वाली कहानी होती है कि हमें यदि क्या मिल गया, हम पहले सोचते हैं ना, हम पैदल चल रहे हैं, लगता है वाह यार साइकिल हो जाए, साइकिल में चलते किसी को देखे ना, मुझे लगेगा एक साइकिल आनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास साइकिल आ गई तो साइकिल से अब मन नहीं भरने वाला। अब लोकतंत्र ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, लेकिन अब हमें लग रहा है इतना दिया तो आगे और डिमांड करेंगे तो और मिलेगा। अब हमें क्या लग रहा है, यार साइकिल तो आ गई, साइकिल नहीं चलेगा, अब अपने को बाइक चाहिए, ठीक है। अब साइकिल में ना थोड़ा इंसल्ट सी फील हो रही है, बाइक लेते। अब आपके पास बाइक आ गई, बाइक आ जाएगी तो सोचे आप, जब तक साइकिल आप सोचेंगे बाइक आ जाएगी ना, बढ़िया धांसों से चलेंगे, शर्ट वर्ट के बटन बटन वटन खोल के। और उसके बाद जैसे ही बाइक आती है, अब कुछ दिन बाद आप क्या करेंगे, बाइक से भी मन भरेगा। अब क्या लगेगा आपको, यार ये बाइक क्या मतलब, खुले में जा रहे हैं, बाल साल खराब हो जाते हैं, अब हमें कार चाहिए। और किसी किसी की तो इच्छा कि BMW चाहिए। यानी कि अब हमारी इच्छा क्या हो गई, अभी बढ़ती जा रही है। अभी तो लग रहा था कि साइकिल भी मिल जाए तो चलेगा, अब लग रहा है यार कार चाहिए, मतलब ये बाइक में ठीक नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, कार के लिए पैसा वैसा जुटाएंगे और कार ले लेंगे। उसके बाद भी हमारी अभी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, अभी हमारी इच्छाएं बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। अब कार आ गई तो लगता है यार कार क्या है, थोड़ा एरोप्लेन होना चाहिए हमारे पास। तो अब हमारे पास मतलब इच्छाएं क्या है, बढ़ती जा रही हैं। अभी जमीन में चल रहे थे, उड़ने की बात तो हम सोचने लगे। तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। यानी कि लोकतंत्र ने हमें थोड़ा सा किया, हमें लगेगा जब इतना किया है तो थोड़ा सा पुश करना है, और करेगा ये, इसकी तो गर्जे करेगा ही। और यहाँ पे वही होता है कि किसी से भी पूछो, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अन्य अपेक्षाओं का वो पुलिंदा खोल देते। किसी से भी आप पूछो, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जितना हुआ हम नहीं पता, लेकिन जितना नहीं हुआ वो सारी चीज़ें हमें पता है कि इतना हो जाए। वो भगवान जी से हम डिमांड करते हैं ना, भगवान जी ने हमें एक चीज़ें दे दी, हमने कहा भगवान जी हमें एग्ज़ाम में पास करा दो। अब भगवान जी ने हमें पास करा दिया गलती से, तो हम क्या कहेंगे, भगवान जी यार फर्स्ट ला देते तो क्या हो जाता, मतलब फर्स्ट ला दो। अब अगले बार हमारी डिमांड क्या होगी, अब अभी तो एक बार था कि चलो हम हर बार सप्लीमेंट्री हो जा रहे थे, इस बार भगवान जी हमें पास करा दिए। अब हम अगली बार क्या कहेंगे, भगवान जी एक कुछ ऐसा करो कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, अपने क्लास में टॉप कर जाए। अब वहाँ पे हमारी डिमांड बढ़ गई ना, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। और तीसरी डिमांड हमारी हो गई नेक्स्ट टाइम की, भगवान जी तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, भगवान जी अब हमें टॉप में ही ला दो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और हम हो जाए टॉपर। यानी कि हमारी डिमांड अब भगवान जी से भी बढ़ने लगी कि चलो पूरा कर ही रहे हो तो कर दो अच्छे खासे तरीके से। और यहाँ पे भी वही होता है कि जो जितना भी करो
लोगों की जो बुराइयां करने की आदत होती है वो कम नहीं होती है। और लोकतांत्रिक कंट्री में यही तो उसकी जान है कि बुराइयां करने की आदत कम ना हो, और यदि कम हुई तो वो लोग बैठ जाएंगे और फिर कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब आता है कि और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। उसके बाद शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। वही जो मैंने बताया ना कि इनका बुराई करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब बुराई करेंगे तभी ये लोग काम करेंगे और हमारी लोकतांत्रिक कंट्रियां जो हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वो जीवित रहेगी। अदरवाइज उसने थोड़ा सा हमें लॉलीपॉप दिया और हम खुश हो गए, इससे नहीं होगा। हमारे पास जो मैंने बाइक साइकिल का दिया, हमारे पास साइकिल नहीं थी, हमने उसके लिए मेहनत की, पैसा कमाया, तब तो साइकिल आई। फिर हमने मेहनत की, पैसा कमाया बाइक के लिए, क्योंकि बाइक सस्ती नहीं आती है। अब हमें बाइक अच्छी वाली ही चाहिए, जो भी 1 लाख 1.5 लाख दुनिया, जो भी अभी सबसे महंगी बाइक बनी हो वही वाली हमें चाहिए। तो उसमें से हमें क्या करना होगा कि उतनी मेहनत करनी होगी, उतना काम करना होगा, तब तो वो बाइक मिलेगी ना हमें। तो हम उसके लिए काम करेंगे। और इसी तरीके से कि लोकतांत्रिक कंट्री में एक बार कर दिया तो उससे हम खुश नहीं होगी, और पुश करो, अभी ये और करेगा। तो वहां पे क्या होगा कि जब और करेंगे ये, तो फिर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगी, अच्छे तरीके से चलती रहेंगी। वरना ये तो डेड हो जाने वाला, किसी काम का नहीं रह जाएगा। पब्लिक यदि डेड हुई ना, तो ये तो किसी काम का नहीं रहने वाला, कोई भी मतलब नहीं है। तानाशाह बदलने मिनटों नहीं लगने वाला। यदि पब्लिक ने जो भी उन्होंने गलत काम किया, सीधे आप उस पे क्या करो, हावी हो जाओ। सरकार झुकने पे मजबूर होगी, लेकिन वो अपना जो भी कर सकती, अपने मन का नहीं कर सकती। फिर तो इसमें यही बताया गया है कि ये इसकी गवाही देता है कि सफल लोकतंत्र जो होता है इसी से होता है। और इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की आलोचना, मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की, इसमें क्या बताया गया है कि लोकतंत्र की यहाँ पे सफलता को बताता ही है। साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की जो भी चाल ढाल और पर उनके वोट से असर पड़ता है, और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि सीधे तौर पे है कि लोकतंत्र जो भी है हमारा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। एंड फाइनली हमारा जो 10th क्लास है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम आएंगे 11th क्लास में। ठीक है, अब 11th क्लास की जो भी बातें हैं वो सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे। एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था, 2-3 दिन की मैंने छुट्टी मारी, वहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था कि आपको जो हमारा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके सारे देश, उसका सारा फिजिकल, जियोग्राफिकल, जितने भी मैप हैं, पॉलिटिकल, सारे मैप कंप्लीट करना है। एंड आई होप गोपाल का तो मुझे कमेंट आया था कि मेरा कमेंट जो होमवर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू कि आपने मेरी बात मानी। और जो नहीं माने हैं उनके लिए है कि वो उसे करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अब उसमें से क्वेश्चन निकाल के पूछने वाली हूँ, क्या कैसे है, और आपको बताना ही होगा, वरना मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए हालांकि क्लास से बाहर तो नहीं कर पाऊंगी, बट ठीक है, आपके लिए भलाई है, आपको बताना होगा। तो आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाले हैं तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से करनी होगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।